नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का नेक्स्ट जेन पीसीएस चैनल पर। तो दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी को भी कवर कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो इसके पहले हम भारत के परिचय के बारे में देखे थे, जिसमें हम ऊपरी ज्योग्राफी और कुछ इन्फॉर्मेशन को देखे थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। किसके बारे में? भारत की भूगर्भीय संरचना। ठीक है, तो आप लोग अपना पेन और नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप लोग एक एक पॉइंट्स को नोट कर सकें। भूगर्भीय संरचना, ठीक है। देखिए, भारत की भूगर्भीय संरचना जो है अत्यंत प्राचीन, जटिल एवं विविधतापूर्ण है, जो अरबों वर्षों में घटित विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम रहा है। इसका आधार प्री कैम्ब्रियन कालीन प्राचीन कठोर शैलों से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार है, जो पृथ्वी की सबसे पुरानी भू रचनाओं में से एक माना जाता है। इसके उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वतमाला हिमालय भारतीय एवं यूरेशिया प्लेटों के बीच टकराव से बनी है, जबकि इनके बीच विस्तृत उत्तर भारतीय मैदान नदीय निक्षेपों से निर्मित एक युवा भाग है। ठीक है। पश्चिमी तट के पास थार मरुस्थल तथा पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान ज्वालामुखीय क्रियाओं से बने दक्कन ट्रैप तथा द्वीपीय समूह भारत की भूगर्भीय विविधता को और स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार भारत की भूगर्भीय संरचना देश की स्थलाकृति, प्राकृतिक संसाधनों, जलवायु एवं भौगोलिक विशेषताओं को समझने का आधार प्रदान करती है। अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे अपने इस क्लास में। ठीक है। अगर हम देखें भारत की भूगर्भीय संरचना की बात करें, तो भारत की भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को जो है 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3। ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, पहला कौन सा भाग है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला। और तीसरा हमारा है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो ये जो भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, चलिए अब इसको बारी बारी से करके हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को भी सब डिवाइड किया गया है, सब डिवीजन इसका किया गया है। तो उसमें कौन कौन से हैं? पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, सॉरी गलत हो गया ये स्पेलिंग, चट्टानें। दूसरा हमारा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। चौथा है विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें। पांचवा हमारा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और हमारा छठा है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप।
अभी तक आपको मैं क्या बताई कि भारत की भूगर्भीय संरचना जो है उसको तीन, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तर का विशाल पर्वतमाला, तीसरा है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, ये तीन भाग हैं। अब इन तीनों भागों को हम अलग अलग जब पढ़ रहे हैं तो हम पहले पोर्शन में किसको देख रहे हैं, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार को भी निम्न भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। अब हम इनको बारी बारी से करके समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों को पहले हम पढ़ते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानों को पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि ये होती क्या हैं। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और जिनकी आयु लगभग 4,000 से लेके 2,500 मिलियन वर्ष मानी जाती है। ठीक है, मिलियन वर्ष, इनकी आयु कितनी है, 4,000 से लेके 2,500 मिलियन वर्ष है। ये मुख्यतः आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से बनी होती हैं। किससे, आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से इनका निर्माण हुआ होता है, जैसे कि ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट आदि। ठीक है, इनमें जीवाश्म का जो होता है अभाव होता है। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है या नहीं, या अलग अलग क्रम की चट्टानों के बारे में दे देगा और पूछता है इनमें क्या पाया जाता है क्या नहीं। तो आप लोग ये याद रखेंगे तो आसानी होगा वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में क्लियर टिक करने में। ठीक है, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म का अभाव होता है। और ये जो चट्टानें होती हैं कठोर, सघन और क्रिस्टलीय होती हैं। क्या होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है, और भारत में ये चट्टानें अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कहाँ पाई जाती हैं, प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं। लेकिन मैं लोकेशन आप लोगों को बता देती हूँ ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से जहाँ पाई जाती हैं बस उन्हीं के बारे में बताऊँगी मैं। ये मुख्यतः कर्नाटक, कहाँ पे, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, फिर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में। ठीक है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, उसके बाद से बिहार के हिस्से में, ये बिहार के कुछ हिस्सों में इन चट्टानों को देखा जा सकता है। और राजस्थान में भी, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में भी ये चट्टानें मिलती हैं। तो क्लियर हो गए आप लोग, ये चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं, मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्से में और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। तो आप लोग लिखिए कि इनकी उपलब्धता इनकी कहाँ कहाँ पे है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्से में और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में इनको देखा जा सकता है। ठीक है, और ये किन संसाधनों से परिपूर्ण होती हैं, इनमें संसाधन कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें मुख्य रूप से लोहा, मैग्नीज और सोना मिलता है। ठीक है, इनमें क्या मिलता है, लोहा, मैग्नीज और सोना। ठीक है, और ये प्रायद्वीप के 2/3 भाग को ये घेरती हैं, 2/3 भाग को। ठीक है, प्रायद्वीप जो हमारा है, भारतीय प्रायद्वीप यानी दक्षिण का भाग, इसके प्रायद्वीप के
2/3 भाग को ये घेरती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं प्रायद्वीप के कितने भाग को घेरती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2/3 भाग को ये घेरती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। किसके बारे में? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। ठीक है, वैसे मैं चट्टानों के बारे में जब पढ़ाती तो वहाँ पे सारे चट्टानों को डिटेल में बताती, लेकिन अभी जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ वहीं पे एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा बढ़िया से और याद रखे रहेंगे। लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब पढ़ाऊँगी मैं तो जो समझा चुकी हूँ उसको दोबारा मैं नहीं समझाऊँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों को। पहले देख लेते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। धारवाड़ चट्टानें जो होती हैं भारत की भूगर्भीय संरचना की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राचीन शैल प्रणालियों में से एक है, जिनका निर्माण मुख्यतः आर्कियन काल के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक है, इन चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, आइए देखते हैं। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं मुख्य रूप से अवसादी तथा कायांतरित शैलों से निर्मित होती हैं। कायांतरित शैलों से इनका निर्माण होता है। ये जितने प्रकार के मैं शैलों की बात कर रही हूँ, जैसे आग्नेय शैल, कायांतरित शैल या अवसादी शैल, इनके लिए मैं अलग से चैप्टर बनाऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी। तो आप लोग अभी इस पे ध्यान मत दीजिएगा, बस अभी ये देख लीजिए कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, जो कायांतरित और अवसादी चट्टानें हैं इनमें मुख्य रूप से सेल, स्लेट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट और सिस्ट इसमें प्रमुख हैं। ठीक है, सिस्ट प्रमुख हैं। ये चट्टानें जो होती हैं आर्कियन, ग्रेनाइट और नाइस के ऊपर पाई जाती हैं। जो आर्कियन में ग्रेनाइट और वो है नीस है, उसके ऊपर पाई जाती हैं। ग्रेनाइट और नीस के ऊपरी भाग पे ये पाई जाती हैं, अर्थात उनमें अपेक्षाकृत कम प्राचीन है। ठीक है, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनसे कम प्राचीन है। इनमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। जीवाश्मों का अभाव होता है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि इनका निर्माण जीवन के प्रारंभिक विकास काल में ही हुआ था। अब देखते हैं धारवाड़ शैल समूह में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो इनमें हम देखते हैं मुख्य रूप से स्वर्ण यानी कि सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा, ठीक है, ये पाए जाते हैं। विशेषकर कोलार और हट्टी के स्वर्ण क्षेत्र में अत्यंत ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये खनिज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर खनिज आप लोग याद रखेंगे तो चट्टानों के तो जगह मैं बता ही रही हूँ कौन सी जगह पाए जाते हैं, तो खनिज को भी एग्जाम में आसानी से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। जैसे पूछ ले लोहा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप चट्टानों के आधार पे उस जगह का नाम बता सकते हैं कि लोहा यहाँ पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अन्य खनिजों के बारे में भी हैं। ठीक है, अब ये जो चट्टानें होती हैं प्रायः वलित होती हैं, यानी कि फोल्डेड होती हैं, वलित एवं भ्रंश युक्त। ठीक है, भ्रंश युक्त होती हैं। एक मिनट, क्या होती हैं? भ्रंश युक्त होती हैं, जिससे इनके ऊपर की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ दिखाई देती है। ठीक है, अब भारत में ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं हम देखते हैं। भारत में ये मुख्य रूप से दक्षिणी दक्कन प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, उपस्थिति अगर देखें हम इनकी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिणी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी कर्नाटक से लेकर कावेरी तट तक मिलती हैं। ठीक है,
कोलार क्षेत्र में 65 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर चौड़ी शिष्ट चट्टानों की पेटी प्राप्त हुई है। मैसूर क्षेत्र में भी ये संकरे लंबे मोड़ों के रूप में उपलब्ध हैं। ठीक है, मैसूर में भी और कोलार में भी। ठीक है, यानी कर्नाटक में अधिकतर हिस्सा, फिर राजस्थान में भी कहीं कहीं पे मिलती हैं और गुजरात में भी मिलती हैं ये चट्टानें धारवाड़ क्रम की। ठीक है, इसको हम मेघालय के पास भी देख सकते हैं। मेघालय और असम के बीच में भी ये चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, कुछ भाग में। और उसके बाद से ये उड़ीसा और झारखंड में भी देखने को मिलती हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे चट्टानें ये मिलती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और बाकी आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये रही धारवाड़ क्रम की चट्टानों के मिलने के स्थान। लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्यवर्ती व पूर्वी दक्षिण प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के नाम से विस्तृत हैं। मतलब इनको धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से नहीं पुकारा जाता, बल्कि इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो उनके क्या नाम हैं लिखिए। आप हेडिंग बनाइए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्यवर्ती व पूर्वी दक्षिण प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के नाम से विस्तृत हैं। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के नाम से विस्तृत हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला हो गया बालाघाट और भटिंडा में इसको चिपली श्रेणी कहते हैं। बालाघाट और भटिंडा में इसको क्या कहते हैं? चिपली श्रेणी। ठीक है, नागपुर और जबलपुर में सागर श्रेणी कहते हैं। नागपुर और जबलपुर में इसको क्या कहते हैं? सागर श्रेणी। हजारीबाग और रीवा में गोंडाइट श्रेणी कहा जाता है। हजारीबाग और रीवा में गोंडाइट श्रेणी कहा जाता है। गोंडाइट श्रेणी। और विशाखापट्टनम में इसको कुडोराइट श्रेणी कहा जाता है। कुडोराइट। ठीक है, और अरावली में इसको ऊपरी अरावली के नाम से जाना जाता है। ऊपरी अरावली। ठीक है, और ऊपरी अरावली और निचली अरावली। और दिल्ली और गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली और गुजरात में इसे चंपानेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। चंपानेर श्रेणी। ठीक है, जब भी इन श्रेणियों के नाम आए आप समझ जाइएगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टान। देश में उपलब्ध जितनी भी धातुएं हैं लगभग इन्हीं चट्टानों में मिलती हैं। जैसे कि आपको बता दी हूँ, सोना, लोहा, मैग्नीज, तांबा। ठीक है, इन धातुओं के अलावा कई खनिज पदार्थ भी इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। अब खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि सीसा, अवरक। जहाँ कहीं भी सीसा मिले आप समझ जाइएगा वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, अभ्रक, कोबाल्ट, फ्लोराइट, इल्मेनाइट, ग्रेनाइट, वज्रफ्राम, गार्नेट आदि। ठीक है, धातुओं में सोना मुख्य रूप से कर्नाटक के कोलार क्षेत्र में पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि सोना जो होता है मुख्य रूप से हमारे कर्नाटक में पाया जाता है, भारत में अगर हम बात करें तो। ठीक है, और धारवाड़ की घाटी में ये मिलता है। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ की घाटी में सोना मिलता है। और लोहे की अगर बात करें तो लोहा कहाँ से मिलता है? मुख्य रूप से बिहार। ठीक है, मध्य प्रदेश। सॉरी, मैं यहाँ से हटा के मैं हेडिंग ही इसके बना देती हूँ। लोहा कहाँ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा,
गोवा और कर्नाटक। ठीक है, इनमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है। ठीक है, अब अगले चट्टान को हम पढ़ेंगे। अगले चट्टान का नाम है हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानें। क्या है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा चट्टान। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषताएं। कुडप्पा जो चट्टानें होती हैं भारत की भूगर्भीय संरचना की एक महत्वपूर्ण शैल प्रणाली है, जिनका निर्माण आर्कियन काल के बाद तथा विंध्यन काल से पूर्व हुआ है। ठीक है, ठीक है, इनका निर्माण कब हुआ है? निर्माण इनका जो है आर्कियन काल के बाद, आर्कियन काल के बाद। इन सभी कालों के बारे में मैं बाद में जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल से बताऊंगी मैं, लेकिन अभी इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अभी हम केवल ऊपरी ऊपरी बातों को पढ़ रहे हैं। हमारा पर्पज़ है केवल चट्टानों के बारे में बताना, कहाँ पे मिल रहा है कहाँ नहीं। थ्योरी का जो चैप्टर है, थ्योरी का जो सेक्शन है, हम उसको बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण कब हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टान जो होती हैं आर्कियन काल के बाद हुआ और विंध्यन काल से पूर्व हुआ, और विंध्यन काल से पूर्व। ठीक है, ये चट्टानें मुख्यतः अवसादी प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अवसादी प्रकृति की होती हैं और धारवाड़ चट्टानों से अपेक्षाकृत ये नहीं है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती हैं अवसादी शैलों से बनी होती हैं, जिनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल और क्वार्टजाइट आते हैं। क्वार्टजाइट। ठीक है, ये चट्टानें जो होती हैं सामान्यतः कम वलित होती हैं, मतलब कम मुड़ी हुई होती हैं। वलित मीन्स होता है मुड़ा हुआ, इंग्लिश में इसको फोल्डेड बोलते हैं, और अपेक्षाकृत जो होती हैं स्थिर भूभाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्थिर भूभाग, ठीक है, जहाँ पे भूकंप आने का कम चांस हो। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म अभाव, क्योंकि इनका निर्माण प्रारंभिक जीवन काल में ही हुआ है। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टानें प्रायः आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीस के ऊपर पाई जाती हैं, जैसे कि विंध्यन की पाई जाती हैं। इन चट्टानों में चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, सीमेंट उद्योग से संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इनमें? इनमें चूना पत्थर ये एक में है, अभ्रक, बॉक्साइट तथा सीमेंट उद्योग। भारत में कुडप्पा क्रम की अगर चट्टानों की बात करें कि ये कहाँ मिलती हैं, तो हम देखते हैं ये चट्टानें मुख्य रूप से एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा हिमालय के कुछ हिस्सों में मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। और इन चट्टानों से हमें क्या क्या मिलता है? तांबा, निकिल, तांबा भी इनसे मिलता है, तांबा, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज, संगमरमर आदि। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं खनिज कौन कौन से हमें यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग जगह का नाम याद रखिएगा कि ये कहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि कभी कभी प्रश्न पूछते हैं अगर कि सीसा, या फिर सीसा तो मान लीजिए हमारी इसमें मिल रही थी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, सीमेंट ये कौन सी क्रम की चट्टानों में मिलती हैं अधिकतर, तो आपको पता रहना चाहिए कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। और अगर कहीं किसी स्थान का नाम दे दिया जहाँ पे ये खनिज या ऐसे धातु मिल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे वहाँ पे कुडप्पा क्रम की चट्टानें उपस्थित हैं। और अगर आप स्टेट का नाम याद रखेंगे
तो उससे भी पता लगा लेंगे कि इस स्टेट में ये चट्टानें हैं, यानी कि यहाँ पे ये खनिज या धातु मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में टिक करने में आसानी होती है सभी चीज़ों को कनेक्ट करने से। और नोट्स प्लीज़ आप लोग बनाते चलिएगा, मैं जो लिख रही हूँ उससे आप लोगों को जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद नहीं लिखेंगे उससे तो याद नहीं होगा, खुद के लिखने से ही याद होती है कोई भी चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा अगला जो चट्टान है वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन चट्टान, ठीक है। अब हम देखते हैं विंध्यन चट्टान क्या होती है। विंध्यन चट्टान जो होती है अवसादी शैल प्रणाली है ये। ठीक है, क्या है, अवसादी शैल प्रणाली है, जिनका निर्माण मुख्यतः प्रोटेरोजोइक काल में हुआ था। कब हुआ था निर्माण इनका? निर्माण इनका हुआ था प्रोटेरोजोइक काल में। इन सभी कालों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल हमारा उद्देश्य है आपको इन चट्टानों के बारे में बताना। ठीक है, ये चट्टानें जो होती हैं जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं उनसे नई हैं और अत्यधिक स्थिर भूभाग का ये भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, इनका निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, आप लोगों को पता हो गया। अवसादी शैलों में क्या क्या आते हैं, बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट। जिस प्रकार कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है उसी प्रकार विंध्यन क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, ये चट्टानें जो होती हैं सामान्यतः समतल एवं लगभग अविकृत यानी अनफोल्डेड होती हैं। क्या होती हैं, समतल और अविकृत होती हैं, यानी कि अनफोल्डेड, अर्थात इनमें वलन और भ्रंश बहुत कम पाए जाते हैं। इनमें जीवांश अत्यंत कम एवं लगभग अनुपस्थित रहता है। ठीक है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म अभाव। ठीक है, जिससे इनकी आय निर्धारण में कठिनाई होती है। विंध्यन शैल समूह का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है ये, कहाँ पे, भारत में, भारत में। ठीक है, विंध्यन चट्टानें जो होती हैं उपजाऊ काली एवं लाल मिट्टियों के निर्माण में सहायक होती हैं। काली एवं लाल मिट्टी के निर्माण में ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं। और ये कैसी मिट्टी होती हैं, उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ये उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले विंध्यन बलुआ पत्थर जैसे लाल किला, जामा मस्जिद, इनसे अत्यंत प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, इनकी उपस्थिति अगर देखें हम भारत में, तो हम देखते हैं कि इनका जो प्रसार है पूरब में बिहार, मतलब जो बिहार का क्षेत्र है, बिहार में है सासाराम एवं रोहतास। सासाराम, एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार के सासाराम में एवं रोहतास में कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, या फिर से उसमें जो धातु पाया जा रहा है या खनिज पाया जा रहा है किन चट्टानों में मिलता है, अक्सर बीपीएससी में पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सासाराम और रोहतास से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक, यहाँ से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक इन चट्टानों की उपस्थिति देखी जा सकती है। तथा उत्तर में आगरा से लेके, ठीक है, ये पूरब है, पूर्वी बिहार से लेके पश्चिम में राजस्थान तक, और उत्तर में आगरा से दक्षिण में होशंगाबाद तक फैली हुई है। कहाँ तक, होशंगाबाद तक। होशंगाबाद जो है एमपी में है। ठीक है, इन चट्टानों में कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, खनिज की अगर हम बात करें तो इन चट्टानों में हमें तांबा, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, मैंगनीज, संगमरमर, जास्पर, एस्बेस्टस, डायमंड, चूने का पत्थर, बालू का पत्थर और सीसा प्राप्त होता है।
ठीक है, अब एक बार हम लोकेशन देख लेते हैं, ये जहाँ कहाँ कहाँ मिलता है। इसकी बात की गई है पूरब में बिहार से लेके पश्चिम में आपके राजस्थान तक, ठीक है। और उत्तर में ये कहाँ से उत्तर में ये आगरा से, आगरा यहाँ पे कहीं है, पश्चिम में दक्षिण में होशंगाबाद तक, ठीक है। यहाँ तक ये विस्तृत है। सबसे अधिक क्षेत्र, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में विंध्यन चट्टान जो है, अगर चट्टानों की बात करें तो विंध्यन चट्टानों को हम पाते हैं, ठीक है। अब अगले चट्टान की तरफ बढ़ते हैं और वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी हैं? गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना चट्टान, ठीक है। अब गोंडवाना चट्टान क्या होती है? ये भी जो है ना अवसादी शैल प्रणाली का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अवसादी शैल प्रणाली का ही हिस्सा है और इसका जो निर्माण मुख्यतः कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल में हुआ है। जुरासिक काल में हुआ है इसका निर्माण, ठीक है। ये चट्टानें जो होती हैं, मतलब इन दोनों युगों के बीच में इनका निर्माण हुआ है। ये चट्टानें जो होती हैं प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है और भारत की कोयला संसाधनों का यही आधार है, ठीक है। इनमें कोयला संसाधन बहुत मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इनका निर्माण जो हुआ है नदी अवसादों से हुआ है, अवसादों से निर्मित हुआ है, जिनमें बलुआ पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट प्रमुख हैं। कौन कौन? बलुआ पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट प्रमुख हैं। इनमें वनस्पति व जीवाश्मों की प्रचुरता पाई जाती है, ठीक है। आप जितने भी चट्टानों के बारे में पढ़े हैं उसमें जीवाश्म नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन इनमें वनस्पति जीवाश्म, ठीक है, वनस्पति जीवाश्मों की प्रचुरता, सॉरी प्रमुखता नहीं, प्रचुरता है, ठीक है। अब इसमें आप स्टार कर लीजिएगा क्योंकि और जो चट्टानें थी इसके पहले की, जैसे कुडप्पा, विंध्यन, ठीक है, और सब जो चट्टानें थी उसमें जीवाश्मों का अभाव था, लेकिन इसमें वनस्पति चट्टान जो है उसकी प्रचुरता, वनस्पति जीवाश्मों की इसमें प्रचुरता देखी जा रही है, ठीक है। विशेषकर ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्म, कौन से? ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है, एक प्रकार का वनस्पति का जीवाश्म, ठीक है। भारत के अधिकांश कोयला भंडार गोंडवाना चट्टान में ही पाए जाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। कोयला भंडार इन्हीं चट्टानों में मिलता है। ये चट्टानें सामान्यतः भ्रंश युक्त होती हैं और स्रिफ्ट घाटियों में संचित होती हैं। कैसी होती हैं? भ्रंश युक्त होती हैं, ठीक है। और इन चट्टानों की परतें जो होती हैं प्रायः क्षैतिज या हल्की झुकी हुई होती हैं और ये चट्टानें दक्कन ट्रैप के नीचे दबी हुई पाई जाती हैं। कहाँ? दक्कन ट्रैप के नीचे, ठीक है। अब इन चट्टानों का विस्तार कहाँ है वो देखते हैं। इनका जो विस्तार है भारत में दामोदर नदी की घाटी में, भारत में दामोदर नदी, पहले लिख लीजिए फिर बताती हूँ दामोदर नदी कहाँ है। ये है दामोदर नदी, दामोदर नदी की घाटी में ये चट्टानें राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत हैं। कहाँ तक? राजमहल पहाड़ियों तक विस्तृत हैं, ठीक है। महानदी की घाटी में, महानदी द्रोणी
महानदी द्रोणी, गोदावरी तथा वेनगंगा व वर्धा नदी की घाटियों में वर्धा नदी की घाटियों में नागपुर तथा दक्कन के मुख्य पठारी भाग में नागपुर तथा दक्कन के मुख्य पठारी भाग में कच्छ में, काठियावाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में चेन्नई, कटक, विजयवाड़ा ये कटक है, ठीक है, विजयवाड़ा, राजमुंदरी, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम में मिलती है, ठीक है। जो दामोदर नदी है वो मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल से, यानी यहाँ मिलती है। फिर महानदी की घाटी में ये मिलती है। महानदी हमारी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है, यहाँ पाई जाती है, ठीक है। फिर गोदावरी तथा वेनगंगा, यानी कि हमें दक्षिण में आना पड़ेगा, तो दक्षिण में इन चट्टानों का काफ़ी विस्तार देखने को हमें मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया कहाँ कहाँ ये फैली हुई हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो चट्टान होती हैं मुख्य रूप से झारखंड, हम अभी तक तो केवल इस एरिया के बारे में पढ़ रहे थे नदी के हिसाब से, क्योंकि ये नदी द्वारा लाई गई अवसादों से निर्मित होती हैं, तो हम नदियों के बारे में बता रहे थे कि इन नदियों के किनारे पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं, अगर स्टेट वाइज देखें हम, तो ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड, MP, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्योंकि यहीं पे नदियों का मुहाना बनता है, तो यहाँ पे ये चट्टान मुख्य रूप से पाई जाती है। और भारत का जो है 98% जो कोयला है इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और गोंडवाना चट्टान से प्राप्त बलुआ पत्थर इमारतों के बनाने में काम आता है। इसके अलावा चीका मिट्टी, चीका मिट्टी, लिग्नाइट, सीमेंट और रासायनिक उर्वरक भी आदि कई खनिज इन चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब अगली चट्टान की ओर बढ़ते हैं और वो है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन ट्रैप जो है वो ज्वालामुखीय शैल प्रदेश है। क्या है? ज्वालामुखीय शैल प्रदेश है, जिसका निर्माण मुख्यतः क्रेटेसस काल के अंतिम चरण में हुआ है, ठीक है। क्रीटेसिस काल के अंतिम चरण में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। यह क्षेत्र जो होता है बेसाल्टिक लावा के बार बार प्रवाह से बनता है। कौन से लावा के? बेसाल्टिक लावा के बार बार प्रवाह से इसका निर्माण होता है, ठीक है, जिससे परतदार संरचना विकसित हो जाती है। इसी कारण इसे ट्रैप कहा जाता है। ये शैलें जो होती हैं बहिर्स्थलीय आग्नेय शैल हैं। एक आंतरिक शैलें होती हैं, एक आंतरिक आग्नेय शैलें होती हैं, एक बहिर होती हैं। तो ये कौन सी हैं? बहिर्स्थलीय आग्नेय शैल है,
आग्नेय शैल है और अत्यंत कठोर एवं सघन होती है ये, ठीक है। और दक्कन ट्रैप का अगर हम देखें कि विस्तार कहाँ है, तो ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र के भाग को घेरती हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के भाग को घेरती हैं। इसके अलावा ये गुजरात, मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत, बिहार में भी, ठीक है, बिहार के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैली हुई हैं ये चट्टानें, ठीक है। और इसके अपक्षय से बनी काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। इसी के अपक्षय से जो होती है काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अपक्षय मतलब इसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है। दक्कन ट्रैप में जलप्रपात पठारी भू आकृतियाँ और लावा पठार विकसित हुए हैं, ठीक है, और लावा पठार विकसित हुए हैं और इनमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है लावा के ठंडा होने से हुआ है। ये शैली भूवैज्ञानिक दृष्टि से अपेक्षाकृत युवा माना जाती हैं। युवा अर्थात अभी ये नई नहीं है, ठीक है। अब दक्कन ट्रैप जो होता है चट्टान जो होती है उत्तम किस्म के पत्थर प्रदान करती है। खनिज जो होता है इसमें पत्थर उच्च किस्म के प्रदान करती है, जिससे भवन और सड़क निर्माण के काम आता है, ठीक है। महाराष्ट्र के समीप कुछ हल्के रंग की ट्रेचरिक चट्टानें मिलती हैं, जिनमें पाइराइट और कैल्सराइट का भी कुछ अंश प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के समीप ट्रेचरिक चट्टान मिलती है, ठीक है। ये दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है, जिनमें पाइराइट और कैल्साराइट का कुछ अंश प्राप्त होता है और खंभात और रत्नागिरी से मणिक, अगेट आदि प्राप्त होते हैं, ठीक है। खंभात से क्या क्या और रत्नागिरी भी, ठीक है, रत्नागिरी से क्या क्या प्राप्त होते हैं? मणिक और अगेट। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में बॉक्साइट के भी जमाव मिलते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार से क्या मिलते हैं? बॉक्साइट, जिसका उपयोग एल्यूमिनियम अयस्क के रूप में किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का ये अयस्क है और पेट्रोल शोधन के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। और कपास के उत्पादन से की दृष्टि से अगर देखें तो ये चट्टानें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी हम विशेषताओं को या महत्व को देख लेते हैं कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। हमारा प्रायद्वीपीय भारत कहाँ है? प्रायद्वीप कहने का तात्पर्य है कि ये जो है एरिया, इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तीनों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो आप जब प्रायद्वीपीय पठार की अगर महत्व की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दक्कन का पठार लंबवत संचलन के कारण के उदाहरण रहे हैं। यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, ठीक है। ये लंबवत संचलन यहाँ होती है, जिसके कारण जलप्रपात यहाँ पे मिलना स्वाभाविक होता है और इससे क्या होता है? विद्युत उत्पादन का कार्य होता है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है, ठीक है। यहाँ पे अधिकतर खड्डे मिलते हैं, जिससे यहाँ पे तालाबों का निर्माण हो चुका है, तालाबों का निर्माण हो गया है, ठीक है। जिनसे क्या की जाती है? सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया गया है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षय से उपजाऊ काली मिट्टी निर्माण हुई है, ये मैं आपको बता दी हूँ। और काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए, ठीक है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में, ठीक है। जो अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भाग हैं, समतल वाले, वहाँ पे लैटराइट
लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन पर मसाला, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। क्या क्या की जाती है? मसाला, चाय और कॉफ़ी। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती हो पाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदारहित वन भी मिलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप पश्चिमी घाट देखेंगे, वहाँ पे सदारहित वर्षा वन मिलते हैं, सदाहरित वन मिलते हैं। यहाँ पे सागवन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। ठीक है। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियाँ मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। और खनिज से तो ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ही खनिज यहाँ पे। ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पहला भाग, भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत क्या था, प्रायद्वीपीय पठार का भाग। ठीक है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। अभी हम केवल इसको ऐसे ही केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है। चट्टानों के बारे में जानना था, बाकी मैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सबको आगे के लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी और समझाऊंगी। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।